नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर ऐसी है कि एक गायब व्यक्ति अचानक से सामने आता है, रांची जाता है और 12 बजे की जो समय है वो अपने पिता से मुलाकात करेगा। नाम है तेजस्वी यादव, जिन्हें ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था। महागठबंधन के लोगों के पास जवाब नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद से आज मिलने का समय है क्योंकि शनिवार है और आज लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन है। मुलाकात कर सकते हैं। नियम यह है कि 3 लोग मिल सकते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव आज मुलाकात करने वाले हैं। और चुनावी जो नतीजे हैं उसके बाद यह पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक चश्मे से इसे काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि संगठन की मजबूती, उस पर चर्चा होगी। संगठन ने कैसा परफॉर्म किया, इस पर चर्चा होगी और साथ ही आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी पिता पुत्र मंथन करेंगे। तो आज लालू से मिलेंगे उनके लाल, और उपेंद्र की रिपोर्ट क्या कहती है यह भी जानते हैं। लालू प्रसाद के छोटे पुत्र और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची सेवा विमान से पहुंचे थे। पहले उन्हें रुकना था रांची का जो राजकीय अतिथिशाला है वहां पर, लेकिन फिर अचानक शेड्यूल बदला। उसके बाद वो रेडिसन ब्लू में ठहरने के लिए आ गए। सुरक्षा की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हम दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो बीएमपी के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर बाद यहाँ से लालू प्रसाद के जो पुत्र हैं वो रिम्स के लिए निकलेंगे। आपको दिखलाना चाहेंगे कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता भी यहाँ पर हैं और यहाँ पे अभी इंतजार हो रहा है कि अब कुछ देर में यहाँ से रिम्स के लिए लालू प्रसाद के पुत्र निकलेंगे। चूंकि लालू प्रसाद की तबीयत काफ़ी खराब है, किडनी उनका 25% काम कर रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लालू प्रसाद का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 2.5 से बढ़कर 3 के आसपास में हो गया है। ऐसे में आज लालू प्रसाद से बिहार चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी यादव मिलेंगे, उनके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। लालू प्रसाद के जो डॉक्टर हैं उमेश प्रसाद, उनसे लालू प्रसाद के सेहत की जानकारी लेंगे। आगे इलाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसकी जानकारी लेंगे। साथ साथ बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद के पुत्र लालू प्रसाद से मिल बैठ करके चर्चा करेंगे कि किस तरह से सत्ता नजदीक आते आते बिहार की सत्ता और दूर चली गई, कहां पर कुछ चूक हुआ है, क्या कुछ हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में राजद किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर भी विचार विमर्श होगा। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो बिल्कुल विवेक, देखिए 12 बजे का वक्त है जब मुलाकात के लिए वक्त निर्धारित किया गया। 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मुलाकात होगी, एक साथ बैठेंगे। बिल्कुल, और शनिवार का दिन है और नियम के अनुसार 3 लोग आज मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में जैसे ही मुलाकात की खबर सामने आई, इस पर बिहार की सियासत बहुत गर्म हो गई है और जेडीयू ने इसे लेकर तंज भी कसा है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। दफा 420 के आरोपी आप ठहरे, एक 420 में सजा याफ्ता जेल में कैद, बाहर भीतर फर्क क्या पड़ता, नहीं है कोई भेद। बिहार छोड़ यायावर, माफिक लापतागंज, भ्रष्टाचार के युवराज लालू के ही लाल जो थे, साबित कर दिया आज। मिल गया भगोड़ा मचिया मैन, पकड़ो पूछो कहां थे अब तक, कहां बिताया दिन रैन। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मुलाकात के लिए वक्त 12 से 4 का, तो क्या रेडिसन ब्लू से निकल चुके हैं तेजस्वी यादव? देखिए विभा, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तेजस्वी यादव अभी रेडिसन ब्लू जहां पर वो रुके हुए हैं वहां से अभी नहीं निकले हैं, लेकिन तैयारियां वहां पे चल रही है। कुछ ही देर में वहां से लालू प्रसाद के छोटे बेटे निकलेंगे रिम्स के पेइंग वार्ड के लिए। और जो जानकारी है उसके अनुसार शाम के 4 बजे तक के लिए मुलाकात का समय लिया गया है और उसके बाद यहीं से पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद के जो छोटे पुत्र बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो सड़क मार्ग से हजारीबाग होते हुए बिहार से होते हुए फिर पटना लौट जाएंगे। जी तो उपेंद्र, जो समय है निर्धारित है 4 बजे तक का वक्त है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश तेजस्वी की तरफ से यह होगी कि मुलाकात जितनी लंबी हो उतनी बेहतर है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, क्योंकि इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। तो पिता और पुत्र की जब मुलाकात होगी, पिता जब बीमार हैं तो लालू प्रसाद से तबीयत की जानकारी तो देखते ही मिल जाएगी कि तबीयत कैसी है, लेकिन लालू ये जरूर पूछेंगे या फिर तेजस्वी ये जरूर बताएंगे
कि संगठन कितना मजबूत हुआ, परफॉर्मेंस रिजल्ट के तौर पर हमने देखा है। बिल्कुल, देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी है पिछले कुछ दिनों में, जो जानकारी है उसके अनुसार लगातार उनका क्रिटिकल लेवल बढ़ रहा है और जो मीडिया में खबरें आई उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने मुनासिब समझा कि एक बार आकर के अपने बीमार पिता से मिला जाए। लेकिन बिहार की राजनीति में जो बिहार का चुनाव हुआ उसके बाद पहली मुलाकात है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जब अपने बीमार पिता से मिलेंगे, स्वास्थ्य पर तो बट नेचुरल है कि चर्चा होगी ही होगी, उसके साथ ही बिहार की राजनीति पर खास करके चर्चा जरूरी है, संभव है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज शनिवार का दिन 3 लोगों के मुलाकात का समय है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही आज मुलाकात करने वालों के लिस्ट में है। तो समझा जा सकता है, संभव है कि नहीं चाहते हैं लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव कि जब बाप बेटे की मुलाकात हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में नेता प्रतिपक्ष के बीच की मुलाकात हो तो कोई अन्य लोग हों। ऐसी संभावना है कि आज जो मुलाकात है उसमें संभव है कि एक तेजस्वी ही सिर्फ मुलाकात करें और अगर बाकी किसी दो को मौका मिलता है तो वो एक औपचारिकता बस होगी, 5-10 मिनट के लिए मुलाकात संभव है। हालांकि उपेंद्र, ये डिसाइड करना लालू प्रसाद को है कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं। तो आज ऐसा नहीं लगता कि 3 मुलाकाती मिल पाएंगे, आज सिर्फ तेजस्वी को ही लालू प्रसाद वक्त देंगे। तो बिल्कुल, और इसके बाद बड़ी खबर आ रही है मदन मोहन झा से जुड़ी हुई, जिसमें आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। और विवेक, आज इस बड़ी खबर के साथ ये तो तय हो गया है कि अब कांग्रेस की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन किस तरह का रहा सभी ने देखा है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने को लेकर कहा जा रहा था कि हम मंथन करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि देर सवेर अब इसकी शुरुआत हो रही है क्या? अब बिल्कुल देर तो हो गई, क्योंकि मार्क्स काफी कम आए हैं। बिल्कुल 70 सीटों में 19 नंबर पर आकर कांग्रेस ठिठक गई। कहां 27 की बात थी, उससे आगे जाने की बात थी। तो इस पर मंथन होगा, चर्चा होगी। 2 दिनों का शायद वक्त है जिसमें मदन मोहन झा से पूछा जाएगा। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं कि संगठन को लेकर विशेष तौर पर बात होगी। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, मदन मोहन झा को दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि क्या उस हिसाब किताब और गणित गुणा के लिए जिसमें यह पूछा जाएगा कि 70 में 19 क्यों, या फिर आपसे हो पा रहा है, हो पाएगा, और कैसे विस्तार करेंगे या फिर मजबूत करेंगे? देखिए, बिल्कुल विवेक, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में प्रदेश का जो नेतृत्व है उसको बदला जाएगा। शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार के प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस आलाकमान को अपनी तरफ से एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, पेशकश की थी उन्होंने अपने इस्तीफे की। तो फिलहाल आलाकमान ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। और इस बीच 11 जनवरी को AICC की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है अगले साल, और उसके पहले कांग्रेस में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में। आज और कल 2 दिन ये बैठक होगी। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। निश्चित तौर पर बिहार में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है वो AICC में भी उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इसी के मुतालिक उनसे बातचीत की जाएगी और कारण जानने की कोशिश होगी कि बिहार में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो इतना निम्न स्तर का क्यों रहा, क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी 19 के आंकड़े तक ही सिमट कर रह गई थी। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सवाल बिल्कुल लाजमी सा है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड अब सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतने नंबर क्यों आए, कहां ढील रह गई, और जिनको आपने टिकट दिया क्या सोचकर दिया। सवाल तो इस पर भी पूछे जाएंगे कि चुनाव परिणाम आए हुए भी काफी वक्त हो गया, तो अब ये शुरुआत जो आप कर रहे हैं, तो क्या आपके संगठन के तौर पर, डिसीजन मेकिंग के तौर पर भी कई खामियां हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इस बीच खबर ये कि पटना में पुलिस की सख्ती जो है वो शुरू हो चुकी है, और सख्ती का असर देखिए कि जब राजधानी में ये हुड़दंगी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब NH पर जो तमाम रेस्टोरेंट है, जो हाईवे पर रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, वहां पर इन हुड़दंगियों की तरफ से बहाना बर्थडे पार्टी का, सेलिब्रेशन का, मौज मस्ती का, लेकिन उत्पात ही किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं सड़क पर, इसीलिए ये सवाल कि आखिर ये हो क्या रहा है। कड़ाके की ठंड है, और कड़ाके की ठंड में इन लोगों को, इन तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ ठंड पड़ रही है, और वो भी कड़ाके की। युवाओं का एक ग्रुप बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर जो कुछ यहाँ करता हुआ नजर आया, उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे की है, जहां पर हुड़दंगियों का ये हुजूम पहुंचा हुआ है।
डीजे के धुन पे सिर्फ हुड़दंग नहीं किया जा रहा है, नाच गाना नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर फायरिंग भी की गई और फायरिंग की आवाज से राहगीर जो यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, इत्तला की और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद इनकी तरफ से ये नाच गाना किया जाता रहा। तो कहते हैं कि पुलिस की सख्ती है, बावजूद इसके इस तरह से हुड़दंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए जश्न है, लेकिन दूसरों को अगर परेशानी हो रही है और इसकी सूचना अगर पुलिस को दी जाती है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक खबर मधुबनी से आ रही है जहां पर लूट हुई है और जो सोना व्यवसायी हैं, जेवर व्यवसायी हैं, उनसे लूट की गई है। तो लगातार पुलिस के हाथ ढीले हैं। यहां पर बासोपट्टी बाजार की घटना है और रुपयों और पैसों से भरा और खासकर गहनों से भरा बैग लेकर चलते बने हैं बदमाश। कारोबारी की हालत गंभीर है क्योंकि उन्हें गोली मारी गई है और जख्मी कारोबारी को पटना रेफर किया गया है। हल्का नीचे कर, हल्का नीचे बस ले और विवेक, इस बीच एक बार फिर से कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में। बांका से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डबल मर्डर किया गया है। जी हां, युवक और युवती दोनों की हत्या कर दी गई है। बांका से ये बड़ी खबर जहां पर बौंसी थाना के सांगा की ये घटना बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात में जुटी है। परिजनों का देखिए रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो प्रेम प्रसंग बताई जा रही है जिसमें इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर, युवक और युवती की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर बांका से है जहां पर प्रेम प्रसंग की वजह से बताया जा रहा है कि डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। हालांकि इसे किसने अंजाम दिया है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह प्रेम प्रसंग ही बताई जा रही है। लेकिन दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और परिजनों में मातम का माहौल। और सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए बांका से। नागेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस हत्याकांड के पीछे? अगर प्रेम प्रसंग वजह है तो फिर इस घटना को अंजाम किसने दिया? देखिए विवाह, इस प्रेम प्रसंग के बारे में पिछले 4 साल से ग्रामीणों और परिजनों दोनों को मालूम था और लड़की के बारे में बताया जाता है कि लड़का हमेशा इसके घर में आया करता था, युवती के घर में। बीती रात भी इसके घर में आया था और आने के बाद ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसके साथ पिटाई किसने की और गला घोंटकर हत्या किसने की। फिलहाल पुलिस वहां पहुंच चुकी है, लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन लोगों का वहां आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। पुलिस फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराना चाह रही है और पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रेम प्रसंग का पुराना मामला चला आ रहा था और लड़का का हमेशा आना जाना रहता था, लेकिन हत्या किसने की अब तक न ग्रामीण बता पा रहे हैं और न पुलिस कुछ बता पा रही है। तो ये माना जाए कि युवती के घर में ये लड़का पहुंचा हुआ था, वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? जी, लड़की के घर में ही हत्या हुई है और लड़की के घर में ही खाट पे सुबह में जब परिजन उठे हैं तो खाट पे दोनों का शव छत बिछत अवस्था में पाया गया था और बताया जा रहा है कि लड़के के गले में और लड़की के गले में गहरा दाग है। बताया जा रहा है कि रस्सी से गला घोटा गया है और पिटाई की भी बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बांका के बाद सीधे रुक करते हैं राजधानी रांची का, जहां पर एक बड़ी घटना हुई है और ये घटना है अपराधियों की दबिश की। तो रांची के नामकुम इलाके में गोली चली है दिन दहाड़े। राजधानी रांची में गोलियों की तड़तड़ाहट, कर्मचारी चयन आयोग के पास गोली चली है। हालांकि तत्परता पुलिस दिखा रही है। गोलीबारी में 3 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। रांची से बड़ी खबर इस वक्त की, बाइक और स्कूटी पर ये अपराधी सवार थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं और दिन दहाड़े ये फायरिंग की गई। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, अपडेट क्या है? जी विवेक, राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड में ये थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना अंजाम दी गई है, जिसमें 4 अपराधी बताया जा रहा है कि वो आए थे, 2 एक बाइक और एक स्कूटी पर सवार होकर, और पूरी तरह से यहाँ पर 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए हैं। मामले में 2 लोग जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं और फिलहाल सभी को मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बताता है कि राजधानी में इन दिनों अपराधियों का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है और लगातार
वो अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन दहाड़े इस तरह की जब घटना हो जाती है तो साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये समझना जो है वो आसान है इन घटनाओं को देखकर। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में तफ्तीश की जा रही है और कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और बिल्कुल इस बीच बात श्रेयसी सिंह की कर लेते हैं। विवेक जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, निशानेबाज भी हैं और इसीलिए जब वो इस बार निर्वाचित हुई, चुनाव जीता उन्होंने विधायक के तौर पर, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि खिलाड़ियों के विकास के लिए हर संभव कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कमी की वजह से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं उसका विकास किया जाएगा और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर के एक डीपीआर जो है वो तैयार करने की बात जो सामने आ रही है, कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ के कई खिलाड़ी संसाधन के अभाव में चूंकि अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा पा रहे थे और इसलिए अब उनकी तरफ से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। केकेएम कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं सब लोग और 400 मीटर का ट्रैक का आवश्यकता रहता है, जो कि बहुत सारे हमारे स्थानीय जो प्लेयर हैं वो बाहर में जाके प्रैक्टिस करते हैं और सिंथेटिक ग्राउंड नहीं रहने से बाहर के राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन करने में थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ा सा त्रुटि आ जाता है, जिसके कारण हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत सुविधा में कठिनाई होता है। इस केकेएम कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पर एथलेटिक्स, बिहार पुलिस, दरोगा लगभग सभी लोग अभी एक साथ दौड़ रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर भी सब लोग साथ ही फेंक रहे हैं, बहुत सारा कठिनाई और अगर अलग स्टेडियम इसका बन जाता है एथलेटिक्स का तो ये सब परेशानी नहीं होगा। चलिए हाजीपुर के मोक्षधाम की बात करते हैं, कुन्हारा घाट की बात करते हैं। इसकी साफ सफाई का जिम्मा किसने लिया है ये हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने इसका जिम्मा संभाल रखा है कि इस घाट की साफ सफाई करेंगे और जो मोक्षधाम का जो प्रारूप है उसे लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साफ सफाई का अभियान का जिम्मा खुद उन्होंने संभाल रखा है और हर शनिवार यहां पर वो आते हैं दलबल के साथ, पूरी मशीनों के साथ और क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे साफ सफाई होगी, ये सारी चीजें वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर काम भी हो रहा है। हाजीपुर का कोनहारा घाट मोक्ष धाम माना जाता है। गंगा गंडक नदी के पास यहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए शव के साथ आते हैं, लेकिन इसका साफ सफाई का जिम्मा यहाँ के भाजपा विधायक अवधेश सिंह ने ले रखा है। हमारे साथ खुद विधायक अवधेश सिंह है। आइए जानते हैं कि वो प्रत्येक शनिवार यहाँ पहुंचकर कैसे साफ सफाई करते हैं और क्या मकसद है और क्या सोचते हैं। जी विधायक जी, ये बताइए कि आप यहाँ के साफ सफाई का जो जिम्मा कैसे आपने लिया और कैसे काम यहाँ करते हैं। चूंकि उत्तर बिहार का मोक्ष धाम के रूप में कुन्हारा घाट को जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि गज और ग्राह की लड़ाई यहाँ हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु खुद गज की रक्षा के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ चूंकि गंदगी रहती थी तो गंदगी को साफ करने का जिम्मा हमने लिया है, लोग के सहयोग से, नगर परिषद के सहयोग से और कई ऐसे संगठन हैं, जन भागीदारी इसमें हम लोग चाहते हैं कि सुनिश्चित हो और हर शनिवार को इसकी साफ सफाई कराते हैं। चूंकि अंतिम संस्कार के बाद यहाँ कई मलबे पड़े रहते हैं तो उन्हें साफ सफाई करते हैं और इनका कहना है, इनका मकसद है कि ये मोक्ष धाम है इसलिए साफ रहना चाहिए और ये अपने प्रयास से, अपने निजी प्रयास से और लोगों के सहयोग से ऐसा करते हैं। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मुंगेर में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर जरा गौर फरमाइए कि तस्वीर क्या कहती है, किस तरीके से बदहाली छाई हुई है। 11 बजे का वक्त है लेकिन सन्नाटा है और बाहर ताला लटका पड़ा है, दरवाजे थोड़े खुले हुए हैं, अंदर से कोई झांक नहीं रहा है, कहीं कोई है नहीं। और जो मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं, जिन्होंने रसीद कटा रखी है, वो फिलहाल अभी तक खड़े हैं कि काश उनका इलाज हो पाए, उन्हें दवाइयां मिल पाए। तो फिलहाल ये व्यवस्था है। चापानल है एक परिसर में लेकिन वहां से पानी नहीं निकलता, गंदगी का अंबार है। तो स्वास्थ्य विभाग की सेहत खराब है। आपको देखे हाँ, दवाई नहीं मिला, कागज घर जाने दवाई नहीं मिला। इस सरकारी चिट्ठा देने के बजाय ये चिट्ठा दिया गया जी। जो दिए होंगे आप जी, 2 रुपया दिए जी, लेकिन चिट्ठा मिला जी, कागज। दवाई तो देखिए डॉक्टर साहब, वही चिट्ठा लिखे थे। दवाई कुछ नहीं, क्या बोले? नहीं, यहाँ दवाई कुछ नहीं है।
प्राइवेट में हम दुकान वहाँ खोले हैं गाजीपुर में, वहाँ जाकर कर लेंगे। तो अब प्रभारी जो मर्जी होता है, प्रभारी का मर्जी, प्रभारी नहीं दे रहे हैं 1 साल से दवाई। तो कैसे ये आपको जो चिट्ठा है, पेशेंट को रिक्वेस्ट करता है बाहर से लिख दीजिए, तो बाहर से लिख देते हैं। हम बोलते हैं बाहर से लिख दें, तो बाहर से लिख देते हैं, नहीं तो रेफर कर देते हैं। तो जो तस्वीर मुंगेर की हमने दिखाई विवेक अपने दर्शकों को, कमोबेश नालंदा के सदर अस्पताल की भी यही हालत है। यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पर ही नजर आती है। हमारी टीम वहां पर पहुंची, पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पे इस इलाके के लोगों को किस तरह की सुविधा यहाँ अस्पताल में मिल रही है। तो उसका देखिए नजारा किस रूप में सामने आया। अस्पताल में मरीज तो आपको नजर नहीं आए होंगे, लेकिन कुत्ते आपको घूमते हुए साफ नजर आ जाएंगे और डॉक्टर के नाम पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जहां पर मरीजों को एडमिट लिया गया है वहां पर उनकी तीमारदारी में भी कोई है या नहीं, हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने जायजा लिया। क्या कुछ पाया जरा आप भी देखिए। अब ये मौजूद है सदर अस्पताल बिहार से में, जहां लगभग करीब रात के 1:30 बजे हैं। देख सकते हैं कि यह प्रसव कक्ष है सदर अस्पताल बिहार शिव का। यहाँ पर जो एएनसी वार्ड है, इसमें कई महिलाएं जो बच्चे जन्म देने के बाद यहाँ पर जो ठहरती है, और खास करके यहाँ पर जिस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर कंबल की व्यवस्था नहीं की गई है और सभी बच्चे जो है जो ठिठुरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं कुछ परिजन से। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर से। अच्छा, कौन थाना है? बिहार से। बिहार से। तो ये बच्चा है, अभी कमल नहीं मिला है? नहीं सर, कमल नहीं मिला है? नहीं। कब भर्ती हुए हैं? आज है करें सर। अच्छा, आज फिर भी कमल नहीं मिला। तो बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा है, कैसे रह रही है अभी? ऐसे कष्ट से रह रहे हैं यार। हाँ। यहाँ आए हैं, कब आए हैं? कल 3 बजे रात में आए हैं। जब से मतलब आए हैं कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ नहीं है, ना ओढ़ना बिछाना कुछ नहीं, ना दवाई सुइया कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कैसे भर्ती हुए हैं? यहाँ भर्ती हो गए हैं कि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं था, इसलिए आके हम यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कोई दवाई वाई नहीं मिल पाई? नहीं, कुछ भी नहीं अभी। तो बेड कहाँ से लाए हैं? बेड हम अपना घर से लाए हैं, यहाँ कोई पूछने के लिए आया ही नहीं। कोई कम्बल वल नहीं मिल पाया? कुछ भी नहीं मिल पाया है। तो कम्बल भी घर से लाए हैं? हाँ, घर से लाए हैं। कब से यहाँ आ रही है? हम कल रात से रह रहे हैं।